फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। आज मैं आपके साथ हूं स्पेक्ट्रम के तीसरे पार्ट के साथ, जिसका नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इस पार्ट में हमें लाइट की एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी जिसका नाम स्कैटरिंग है उसे सीखना है। लास्ट टू पार्ट्स में मैंने आपको स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था। आज स्कैटरिंग के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, I want to request you, those students who are not sharing my channel, please share बेटा, क्योंकि ये चैनल जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंचेगा वो उससे बेनिफिशियल होंगे। और अगर मेरे लायक आपके पास कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, देन प्लीज लीव इट इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट शुरू करने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं। हमें चीज़ें दिखाई क्यों देती हैं, हम आसपास की अपने चीजें क्यों देख पाते हैं? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमें अपने आसपास की चीजें इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट जो भी हमारे आसपास है, ऑब्जेक्ट नॉन ल्यूमिनस होता है लेकिन फिर भी वो हमें दिख जाता है क्योंकि हमारे आसपास कहीं ना कहीं या तो सनलाइट होगी या कोई दूसरा सोर्स ऑफ लाइट होगा। तो सनलाइट या सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रेस उस ऑब्जेक्ट पर पड़ती हैं, देन द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स दैट लाइट्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और फिर ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट को देख पाता है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन हमें जो ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हमें जो भी कलर्स हैं उनका इफेक्ट देखने को मिलता है। Because white light is a mixture of 7 colors, we know very well. So white light जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, उस पर रिफ्लेक्ट होने के बाद उसमें से वो कुछ कलर्स एब्जॉर्ब कर लेती है, और जिस भी कलर को वो सबसे ज्यादा स्कैटर करेगी वही ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंचता है और वही कलर उस ऑब्जर्वर को दिखाई देता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं स्कैटरिंग की डेफिनेशन की। व्हाट इज स्कैटरिंग? स्कैटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन। यहां पे दो चीजें होती है बेटा। द फर्स्ट थिंग इज एब्जॉर्प्शन। लाइट अपने रास्ते में आने वाले जो भी पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एयर पार्टिकल्स हो, डस्ट पार्टिकल्स हो, वाटर पार्टिकल्स हो, वो पहले लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट एनर्जी को, देन री एमिट। absorption and re-emission of light energy by the particles present in the atmosphere. This phenomena is called scattering of light. Okay? स्कैटरिंग क्या है? लाइट का अपने रास्ते में आने वाले पार्टिकल्स से एब्जॉर्प्शन करना और उन्हीं पार्टिकल्स के द्वारा उन्हीं पार्टिकल्स से वापस से उसे री एमिट का मतलब होता है वापस से एमिट कर देना। दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। Okay, so there is condition also. The condition is regarding wavelength. जो भी हमारे रास्ते में पार्टिकल्स आ रहे हैं जिन्हें लाइट को स्कैटर कराना है, उनका साइज लाइट की वेवलेंथ से बड़ा होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स मस्ट बी लार्जर देन द इंसिडेंट लाइट वेवलेंथ। जो भी लाइट उनके ऊपर इंसिडेंट हो रही है उसकी वेवलेंथ से पार्टिकल्स का साइज काफी ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा होगा पार्टिकल्स का साइज, स्कैटरिंग प्रोसेस उतना ही ज्यादा होगा। और अगर पार्टिकल्स का साइज बहुत कम है, छोटा है, तो वहां पे स्कैटरिंग उतनी ही कम होती है। दिस इज द ओनली कंडीशन फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो द डेफिनेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड द कंडीशन नेसेसरी फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज clear to you. Now we'll talk about after the scattering, the intensity of light is also changed. So we can say that intensity of scattered light, जो लाइट स्कैटर हो जाती है उसकी जो इंटेंसिटी होती है, that is inversely proportional to the fourth power of the wavelength. जो भी लाइट स्कैटर हो गई, स्कैटर होने के बाद जो उसकी इंटेंसिटी है वो उस लाइट की वेवलेंथ के फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्लियर है? वॉयलेट की जो वेवलेंथ होती है, हम जानते हैं वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, मिनिमम, एंड रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है दैट इज मैक्सिमम।
यही रीजन है कि जो वॉयलेट कलर होता है वो सबसे ज्यादा और सबसे पहले स्कैटर होता है, और जो रेड कलर है वो सबसे बाद में और सबसे कम स्कैटर होता है। दिस इज द कंडीशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट। याद रखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द fourth power of the wavelength. That is why the violet color scatters most and red color scatters least. Okay, so this is the concept of scattering of light. So scattering जिस factor पे depend करती है वो मैंने आपसे discuss कर लिया. Now the last thing which we are going to discuss, examples related to scattering. तो सबसे पहला example जो मैं आपके सामने cover करने वाला हूँ, सनराइज एंड सनसेट। ये दो ऐसे फिनोमेना हैं जिसमें सन हमें रेडिश दिखाई देता है। सन अपीयर्स रेड। व्हाई? क्या सन का कलर वास्तव में चेंज होता रहता है? ये तो ऐसा हो नहीं सकता। सन तो जिस कलर का है उसी का रहेगा। हमारे लिए, क्योंकि हम अर्थ के अंदर रहते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से, इसीलिए मैंने यहाँ पे अपीयर वर्ड लिखा है। सन बिकमिंग रेड, ये बात नहीं सही रहेगी। सन की जो हमें अपीयरेंस हो रही है, उसकी जो इमेज दिख रही है, दैट इज अपीयर्ड रेड। व्हाई? क्यों वो हमें रेड दिखाई देता है? तो उसका लॉजिक ये है, बिकॉज जब सनराइज और सनसेट की हम बात करते हैं, उस कंडीशन में जो सन की पोजीशन होती है, दैट इज द लॉन्गेस्ट फ्रॉम द अर्थ हॉरिजन। सनराइज और सनसेट होते समय जो सन की पोजीशन होती है वो हॉरिजन से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर होती है। और जैसा कि मैं अभी आपको पढ़ा चुका हूं, अभी मैंने आपको बताया, लाइट को जितनी ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले जो भी कम वेवलेंथ वाले कलर्स होंगे, जैसे कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये धीरे धीरे करके स्कैटर होते जाएंगे, एटमॉस्फेयर में स्कैटर होते जाएंगे। लाइट जब आएगी, लाइट जब पास होगी, तो पार्टिकल्स उसके वॉयलेट कलर को, देन और आगे जाने पर ब्लू कलर को, देन और आगे जाने पर और कलर्स को धीरे धीरे पूरी तरह से एब्जॉर्ब और रीएमिट करते करते उनकी इंटेंसिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की, इसीलिए हमारे पास फाइनली ऑब्जर्वर के पास जो लाइट पहुंचती है, दैट विल बी रिच इन रेड कलर। वो सबसे ज्यादा रिच होती है रेड कलर में। दैट इज व्हाई सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट। तो यहां पे आपको दो बातें जरूर लिखनी है, बात ध्यान रखिएगा। द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू राइट इज द लाइट हैज टू ट्रेवल अ लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, because at sunrise and sunset the sun is at the longest distance from the horizon। और दूसरी बात क्या लिखनी जरूरी है आपको, red color has maximum wavelength so it scatters least। ये दो बातें जब आप लिख दोगे तो यहां का रीजन पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सनराइज और सनसेट के समय हमें सन रेडिश क्यों दिखाई देता है। द सेकेंड एप्लीकेशन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज क्लाउड्स अपीयर व्हाइट। कुछ क्लाउड्स जो होते हैं वो आपको हमेशा व्हाइट दिखते हैं। ऐसा क्यों है? इसके पीछे लॉजिक देखिए। यहां पे लॉजिक रहेगा साइज ऑफ पार्टिकल्स। बेसिकली जो क्लाउड्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ एयर पार्टिकल्स। क्लाउड्स बने होते हैं वाटर और एयर पार्टिकल्स दोनों से, जिसमें से वाटर पार्टिकल्स का साइज काफी ज्यादा होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपैरिजन में। तो इसलिए उस कंडीशन में ऑल द कलर्स, सभी कलर्स, चाहे वो रेड ही क्यों ना हो, ऑल कलर्स स्कैटर एट सेम एक्सटेंट। सेम एक्सटेंट का मतलब है बराबरी से हर कलर स्कैटर होता है, चाहे वो वॉयलेट हो या फिर वो रेड ही क्यों ना हो, हर कलर वहां पे स्कैटर हो जाता है। तो जब सभी कलर्स स्कैटर होते हैं तो वहां पर हमें किस तरह की कलरिंग दिखाई देती है? व्हाइट। याद रखिएगा ये सेंटेंस, व्हेन ऑल द कलर्स स्कैटर टू द सेम एक्सटेंट देन द ऑब्जेक्ट अपीयर्स व्हाइट। दैट इज व्हाई क्लाउड्स अपीयर व्हाइट। यहां दो बातें कौन सी याद रखने वाली है? पहली चीज, द साइज ऑफ वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द क्लाउड्स आर वेरी लार्ज, ये पहली बात। और दूसरी बात, दे स्कैटर द ऑल कलर ऑफ लाइट टू द सेम एक्सटेंट। सेम एक्सटेंट की तरह वो स्कैटर करते हैं और एट लास्ट हमें व्हाइट कलर अपीयर होता है। दिस इज द सेकेंड कॉन्सेप्ट, सेकेंड एग्जाम्पल। नाउ एक और अच्छे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। आउटसाइड द
अर्थ एटमॉस्फेयर, outside the earth atmosphere, the color of sky is black. एटमॉस्फेयर के बाहर मतलब स्पेस, स्पेस में कोई भी एस्ट्रोनॉट या कोई भी पर्सन अगर जाता है तो उसे स्पेस का कलर ब्लैक दिखाई देता है. क्या रीजन है? इसमें तो लिखिए देयर इज नो पार्टिकल इन स्पेस. आप तो अच्छे से जानते हो स्पेस में किसी तरह का कोई पार्टिकल नहीं है, पूरी तरह से वहां पर वैक्यूम बना हुआ है. जब वैक्यूम बना हुआ है सो देयर शुड बी नो स्कैटरिंग, और जब किसी तरह की स्कैटरिंग नहीं होगी तो वहां पर कोई भी कलर हमें दिखाई नहीं देगा. तो यहां से एक नया हमें लॉजिक मिला, नो स्कैटरिंग, किसी भी तरह की स्कैटरिंग ना हो तो वहां पर आपको कैसा कलर दिखाई देता है? ब्लैक. सारे कलर्स सेम एक्सटेंट पर स्कैटर हो जाएं, देन द कलर अपीयर विल बी व्हाइट. और अगर कोई भी कलर स्कैटर ना हो, नो स्कैटरिंग विल बी देयर, देन द कलर अपीयर इज ब्लैक. दैट इज वाई द एक्चुअल कलर ऑफ स्पेस इज ब्लैक, क्योंकि वहां पर कोई पार्टिकल्स नहीं है, पूरी तरह से वैक्यूम क्रिएट है, वहां पे कोई पार्टिकल्स नहीं है जो लाइट को स्कैटर करा सके, और जब लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी इट विल अपीयर ब्लैक, वो जो भी ऑब्जेक्ट है. तो यहां पे दो बातें याद रखने वाली कौन सी है? पहली चीज, स्पेस हैज नो पार्टिकल्स, इट इज टोटली वैक्यूम. The second thing, when no particle is there, so there is no scattering, and when there is no scattering, there is no color appearing, and the black color will be seen. So this is the next concept, third concept. एक और अच्छे एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लेते हैं. The next example is all the signals, especially danger signals, are red. जितने भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं जिनको हमें दूर से ही उनको प्रेजेंट कराना होता है कि यहां पर खतरा है, उनको रेड कलर से पेंट किया जाता है. क्यों? रीजन क्या है? तो इसका लॉजिक भी वही है, जिससे कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिससे कि खतरा है उसको अगर रेड कलर का पेंट कर दिया गया तो बहुत डिस्टेंस से, मैक्सिमम डिस्टेंस से, दूर से ही ये समझ जाएगा पर्सन कि यहां पर कोई ना कोई खतरा है. देखिए मैंने अभी बताया रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है. इसका मतलब है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको रेड पेंट किया गया है और इसको वॉयलेट पेंट किया गया है, देखिए जब हम ऑब्जेक्ट्स को, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक सफिशिएंट पास की किसी डिस्टेंस से देख रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो ये भी क्लियर दिखेगा, ये भी क्लियर दिखेगा. लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं लॉन्गर डिस्टेंसेस की. जब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट से काफी पीछे जाएंगे तो रेड कलर का अपीयरेंस ज्यादा क्लियर होगा कंपेयर टू द वॉयलेट कलर, बिकॉज रेड कलर हैज मोर वेवलेंथ, सो इट स्कैटर्स लेस. यहां पे दो बातें याद रखने वाली कौन सी हो गई? पहली बात, रेड कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ सो इट स्कैटर्स लीस्ट, और दूसरी बात, रेड कलर कैन बी सीन फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस क्लियरली. Okay, so these are the two reasons behind the danger signals are red. So ये लॉजिक है आपका danger signals red होने के पीछे. Okay, so एक लास्ट हमारे पास एप्लीकेशन और है जिसमें बच्चों को अक्सर डाउट हो जाता है. Sky appears blue. स्काई का जो कलर है अगर हम सन से हटाकर, जहां पे सन की पोजीशन है उसको हटाकर अपनी नजरें इधर उधर देखें तो ऑल अराउंड हमें स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है. उसके पीछे क्या लॉजिक है? बिकॉज स्काई में जो भी हमारे एटमॉस्फेयर, देखो बेटा स्काई का तो कोई भी कलर नहीं है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से वो हमें ब्लू अपीयर हो रहा है. तो जो एटमॉस्फेयर में कलर फैले, एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स फैले हुए हैं उनका साइज इतना होता है, वो इस वेवलेंथ की लाइट को, ब्लू कलर, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, इससे वो सबसे ज्यादा स्कैटर कर पाते हैं. तो जो ऑब्जर्वर के पास लाइट पहुंचती है दैट इज रिच इन ब्लू कलर, वो सबसे ज्यादा रिच होती है ब्लू कलर में. दैट इज व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू. ठीक है, लेकिन अगर सन की तरफ देखो तो येलोइश दिखाई देता है हमें आसपास का एरिया, क्योंकि वो लाइट रिच होती है हर कलर में, और जो हमें बाकी एटमॉस्फेयर से जो लाइट आती है ऑब्जर्वर के पास तक दैट इज रिच इन ब्लू कलर. दैट इज व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू. तो यहां दो बातें कौन सी लिखने वाली है आप बोलोगे? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर सच दैट दे स्कैटर द वॉयलेट, इंडिगो एंड ब्लू, मींस लो वेवलेंथ कलर्स मोस्ट.
सबसे पहली बात आप ये लिखोगे कि जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं वो कम वेवलेंथ वाले कलर्स को सबसे ज्यादा स्कैटर करते हैं, और दूसरी बात ऑब्जर्वर तक जो लाइट पहुंचती है दैट इज रिच इन ब्लू कलर, दैट इज व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू. सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक एप्लीकेशंस रिलेटेड टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बोर्ड्स में इन एप्लीकेशन से कोई ना कोई एक जरूर पूछी जाती है हर साल. ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक पूरी तरह से समझ में आया होगा. इफ यू विल फेस एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क, और आपके पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको अदर बुक्स में मिल सकते हैं, उन्हें भी पढ़िए. उसमें भी स्कैटरिंग का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो अप्लाई करिए. ना अप्लाई कर पाइए या ना समझ पाइए देन यू कैन आस्क. ओके, तो अगले वीडियो के लिए मेरा वेट करिए. तब तक के लिए थैंक यू.